नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जल सिंह सर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कल का जो हमारा प्रकरण था वो था क्रिया, यानी हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे और विकारी जो शब्द हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या बताओ क्रिया। उनका हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है और उन क्लासों को यदि आपने देख लिया है तो किसी भी प्रकरण में, किसी भी टॉपिक में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और क्या बताओ अविकारी। तो अविकारी जो शब्द हैं उसका जो परिभाषा होती है अविकारी शब्द की वो ये होती है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। या तो उन्हें अविकारी शब्द कहेंगे या दूसरा नाम क्या है बताओ, अव्यय शब्द कहते हैं। तो अविकारी और अव्यय एक ही है, ठीक है। यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी या फिर उन्हें क्या कह देते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कह देते हैं, अव्यय। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि विकारी शब्दों के कितने भेद थे, चार। तो अविकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला इसमें भेद आएगा नंबर 1, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय यानी अव्यय का मतलब ही क्या है, अविकारी। तो अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आया, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा इसमें आता है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आता है, समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा जो आता है वो आता है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। और जो चौथा होता है वो होता है विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो यानी विकारी शब्द भी चार प्रकार के थे और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। कितने प्रकार के, चार प्रकार के, ठीक है। यानी अविकारी शब्दों के भी कितने भेद होते हैं, चार। बताओ पहला क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा क्या हुआ बताओ, संबंध बोधक। चौथा क्या हुआ, विस्मय आदि बोधक। क्या बोला, निपात। अच्छा देखो ऐसा है, निपात भी अव्यय ही होता है। यानी निपात भी क्या होता है, अव्यय ही होता है, बिल्कुल। लेकिन याद रखना वो अव्यय, अगर आपसे पूछा जाए अव्यय के कितने भेद होते हैं तो आप चार। यानी आजकल ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आने लग गए हैं। जैसे पिछला सेकंड ग्रेड की भर्ती का देखा होगा कि कितने भेद होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो परिभाषा, लक्षण, विशेषता, इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि निपात भी एक अव्ययी होता है,
लेकिन उसको मुख्य भेदों में सम्मिलित नहीं करेंगे। निपात अलग से आपको पढ़ा देंगे, लेकिन यह ध्यान रखना वह अविकारी शब्दों का पांचवा भेद नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। निपात भी है, होता तो अव्ययी है, लेकिन अव्यय के यदि भेद पूछे जाएं या अविकारी शब्दों के भेद पूछे जाएं तो फिर क्या है बताओ, चार ही हैं। कितने भेद होंगे, चार। चलो, वैसे आपको अव्यय के बारे में बता देंगे। ठीक है, कहां निपात का प्रयोग होता है, क्या इसका प्रभाव है, निपात होते क्या है, ये हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, चलो अब पहले अपन बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की। किसकी बात कर देते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, वे विशेषण शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, क्रिया विशेषण। यानी विशेषण कब होता है, जब वह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। अगर कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। तो क्या हुई क्रिया विशेषण की परिभाषा, कि जो शब्द क्रिया शब्दों के, जो शब्द क्रिया शब्दों के विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के, क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। यानी अव्यय के भी चार भेद होते हैं और क्रिया विशेषण अव्यय के भी कितने होते हैं, चार ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार। ये आपको याद रखना है। तो इसके जो चार भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्या बताओ, क्रिया विशेषण। नंबर दो, कालवाचक क्रिया विशेषण। और अव्यय तो ये होते ही होते हैं, तो यानी ये क्या है, अव्यय के भेद हैं। पहला भेद क्या हुआ बताओ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और दूसरा कौन सा हो गया बताओ, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर तीन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और नंबर चौथा जो होता है वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या अव्यय। तो यानी अव्यय के कितने भेद हुए बताओ, चार। बताओ कैसा है, स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक और क्या बताओ, परिमाणवाचक। तो नाम से स्पष्ट है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं कि इस क्रिया कहां करनी है। ठीक है, तो जो क्रिया के क्या बताओ स्थान संबंधी विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्या कह देंगे, हाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताएंगे उनको हम क्या कह देंगे, कालवाचक। और जो क्रिया की स्थिति, कि क्रिया कैसे करनी है उसके स्थिति या रीति को बताएंगे उन्हें हम क्या कह देंगे, रीतिवाचक। और क्रिया कितनी करनी है उसकी मात्रा को जो बताएंगे वो कैसे हो जाएंगे, परिमाणवाचक। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि ये खाना क्रिया है। ठीक है, अगर मैं इसके लगा दूं कि बेहतर खाना, तो ये बेहतर खाना क्रिया का स्थान बता रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं कह दूं कि सुबह खाना,
तो ये बताओ क्रिया के समय को बता रहा है कि क्रिया कब करनी है, तो ये किस में हो जाएगा बताओ, कालवाचक में। मैं आपसे कह दूं खाना तो है, लेकिन कैसे खाना है, धीरे खाना है, क्योंकि धीरे धीरे खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। तो धीरे क्या बता रहा है, क्रिया करने की स्थिति रीति को बता रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, रीतिवाचक। और देखो कम खाना है, ठीक है, यानी स्वास्थ्य के लिए कम खाना अच्छा होता है ना, तो कितना खाना है, कम। ये क्रिया के किसको दर्शाता है, परिमाण को। किसको दर्शाता है, परिमाण को। तो समझ गए होगे आप कि जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताता है उसे तो हम क्या कह देंगे, स्थानवाचक। जो समय संबंधी बताएगा वो क्या हो जाएगा, कालवाचक। जो क्रिया के स्थिति या रीति को बताएगा वो कैसा हो जाएगा, रीतिवाचक। और जो क्रिया कितनी करनी है उसके परिमाण को बताएगा उसे क्या कह देंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, चलो अब एक एक को हम पढ़ते हैं। तो पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्या लिखोगे इसके सामने कि जो शब्द क्रिया शब्दों के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या कह देते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, यानी बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब किसको बताते हैं बताओ, स्थान को बताते हैं। किसको बताते हैं, स्थान को। यहां, वहां, ये भी किसे भाई, यहां वहां, ये भी किसको बताते हैं, उस स्थान को। ऐसे ही सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वव्यापक यानी क्या, सर्वत्र, सर्वव्यापक, ये शब्द भी कहते हैं। पास, दूर, कि वह मुझसे दूर यानी वह दूर बैठा है, तो दूर भी है, पास है, दूर है। ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं वो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। ठीक है, इत्यादि और भी शब्द हो सकते हैं। ये केवल समझने के लिए आपको है कि कौन से शब्द हैं जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। अब एग्जाम्पल लिखेंगे। नंबर 1 कि बालक भीतर पढ़ रहा है। क्या लिखा हमने कि बालक कहां, भीतर। तो पढ़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया कहां हो रही है भाई, भीतर, स्थान बताया है। ठीक है, नंबर 2 मोहन ऊपर बैठा है। कि मोहन कहां बैठा है, ऊपर बैठा है। शिवम दाएं खड़ा है।
ये मैंने आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं, तो ये भीतर, बाहर, ऊपर, दाएं, ये क्या बताते बताओ? क्रिया की विशेषता। अब आपको इसमें जो भी कुछ लिखा है वो मैं उसका तोड़ जो है, जो आसान काम है, जहां से आप परीक्षा में प्रश्न कर सकते हो, ये है। देखो वो क्या है कि यदि किसी भी आपको क्रिया विशेषण को ढूंढना है, यानी आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण किस वाक्य में है या नहीं है, ठीक है, वाक्य पूछे जाएंगे आपसे, परीक्षा में उदाहरण दिए जाएंगे, बताओ किस विकल्प में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपको क्या करना है, क्रिया शब्द के साथ कहां लगा के प्रश्न करना है। यदि उस वाक्य से कहां के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है तो उसमें स्थानवाचक होगा, और यदि कहां की प्राप्ति उसमें नहीं होती है तो फिर वह क्या बताओ, नहीं होगा। ठीक है, देखो जैसे क्या लिखना है बताओ, इसका नोट डाल के आपको लिखना है। ठीक है, पहचान है एक तरह से, क्या है बताओ, इसकी पहचान। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो आपको पहचान लिखनी है कि क्रिया शब्द के साथ कहां लगाकर प्रश्न करके स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। कहां लगाकर प्रश्न करके स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, इससे आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, पढ़ रहा है, इसमें क्रिया तो कल पढ़ी ली, तो क्रिया क्या है इसमें बताओ, पढ़ रहा है। तो यहां कहां लगना है बताओ, कहां पढ़ रहा है, भीतर। मैं कहूं बताओ कहां बैठा है, ऊपर। कहां बैठा है, ऊपर। ठीक है, चलो कोई नहीं, बड़ा कर लो। ठीक है, मैंने कहा बताओ कहां खड़ा है, तो आप क्या कहोगे, दाएं। तो ध्यान रखना कि जब भी आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण का विकल्प छांटना है तो आप उसके साथ क्या लगा के, क्रिया के साथ कहां लगा के प्रश्न करो। अगर कहां का उत्तर उस वाक्य में मिल रहा है तो समझ लेना वहां क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, और यदि कहां का उत्तर नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें स्थानवाचक क्या नहीं होगा। तो वेरी आसान, ये चीज आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, इससे आपका प्रश्न सही हो जाएगा, कोई प्रश्न गलत आपका क्रिया विशेषण में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम जो मेरी क्लास है उसके अंदर यही है कि केवल हमारा ये लक्ष्य है कि जहां से प्रश्न आता है उस प्रश्न का उत्तर हम कैसे, मैंने कल आपको क्रिया पढ़ाई तो उसमें किस तरह आप अकर्मक शक जो भी क्रिया है उसकी मैंने आपको बहुत आसान ट्रिक बताई। उन चीजों को ध्यान रखना। काल में मैंने आपको यही बताया था कि भाई भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो आपको बताया कि आ ए ई मिल जाए तो सामान्य भूत है, उसके साथ है लग जाए तो आसन्न भूत है, था थे थी लग जाए तो पूर्ण भूत है, रहा था रही थी लग जाए तो क्या है, अपूर्ण भूत है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको एक एक चीज को याद रखना है, वहां परीक्षा में यानी एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। तो आपको लगना है कि स्थानवाचक में का उदाहरण वह है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्रिया के साथ कहां लगा के प्रश्न कर लेना। यदि वाक्य से कहां की प्राप्ति होती है तो उसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और नहीं है तो फिर क्या नहीं है। ठीक है, चलो नंबर 2, नंबर 2 है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।
कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्या लिखेंगे बताओ कि वे शब्द जो क्रिया शब्दों के समय संबंधी विशेषता बताते हैं, समय संबंधी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कह देंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसमें लिखोगे समय में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कौन कौन से हैं जो समय को बताते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लिखो आप सुबह, शाम, दोपहर, अभी, तभी, तत्काल, शीघ्र। समय को यानी जो किसको बताएं, समय को बताएं। तुरंत, लगातार, प्रतिदिन, इत्यादि। ठीक है, यानी हाँ इसमें अब और तब, अब नहीं लिखा क्या, हाँ अब और तब और जो लेना कि अब, तब, अभी तो लिखा दिया मैंने, सुबह, शाम, दोपहर, अभी, तभी, अब, तब, तत्काल, शीघ्र, तुरंत, लगातार, प्रतिदिन, है ना, वर्ष भर, जीवन भर, बहुत से आ जाएंगे जो समय को बताते हैं। ठीक है, तो आप यानी अव्यय शब्दों की हिंदी भाषा में कोई कमी नहीं है, एक एक में आपको 50 उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन हमें सबको रटने की जरूरत नहीं है, हमें तो समझना है कि कौन से शब्द हैं। भाई क्रिया कब करनी है, सुबह, शाम, दोपहर, रात भी आ सकता है, क्या आ सकता है, रात, दिन भी आ सकता है। ठीक है ना, रात भी आ सकता है कि वह रात में पढ़ता है, तो मैं पूछूंगा समय, है ना, समय का मतलब समय कब पड़ता है, रात में। तो बिल्कुल जो समय को बताएं। ठीक है, अभी जाना है, तो कहने का मतलब यह है कि जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्या कह देंगे, कालवाचक कह देंगे। क्या कह देंगे, कालवाचक। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मोहन सुबह दौड़ता है। मोहन क्या बताओ, सुबह दौड़ता है। वह प्रतिदिन पढ़ता है। सैनिक दिन रात लड़ते हैं। ये वाक्य लिखे मैंने आपको। ठीक है, तो अब आप इनमें देखोगे कि दौड़ना क्रिया कब की जाती है बताओ, सुबह। वो कब पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है, और वो कब लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं। तो ये समय को बताते हैं, किसको बताते हैं, समय को। तो जैसे वहां हमने कहां लगाया था, तो इसकी पहचान ये होगी कि क्रिया शब्दों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ कब लगाकर प्रश्न करके, कब लगाकर क्या बताओ, प्रश्न करके कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है,
कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। तो यानी वहां हमने, यानी स्थानवाचक के लिए हमने क्या लगाया था, कहां, यहां क्या लगाएंगे, कब। तो बताओ कब दौड़ता है, सुबह। तो अगर कब का उत्तर वाक्य से मिल रहा है तो उसमें क्या बताओ, का बताओ कब पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, दोपहर पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, ठीक है। सैनिक दिन रात लड़ते हैं, मैं बताऊं तो कब लड़ते हैं, तो आप कहोगे साहब दिन रात लड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कब के उत्तर होंगे वो क्या होंगे बताओ, वो क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताएंगे। तो बताओ उसमें तो क्या लगाना है, स्थानवाचक में तो कहां, और समय में क्या लगाना है, कब। अगर कब का उत्तर मिलता है तो उसमें कालवाचक है, नहीं है तो फिर क्या नहीं है। चलो ठीक है। तीसरा है क्या बताओ, रीतिवाचक। कौन सा है, रीतिवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो लिखो, जो शब्द क्रिया शब्दों के स्थिति या रीति संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे, अब जैसे में आ जाओ कि कौन कौन से शब्द हैं, तो क्रिया बताओ कैसी होगी, या तो धीरे होगी या फिर क्या होगी बताओ, तेज होगी, ठीक है। यानी धीरे और तेज, ये किसको बताते हैं, क्रिया की किसको बताते हैं बताओ, रीति को, है ना। तो धीरे, तेज, अचानक, चुपचाप, अच्छी तरह, भली भांति, ये शब्द क्या है बताओ, क्रिया की किसको बताते हैं, स्थिति को, है ना। कि वह क्या बताओ, अचानक आ गया तो अचानक हो गया, है ना। वह चुपचाप चला गया तो क्या हो जाएगा, चुपचाप, है ना। एकाएक, एक ही बात है, एकाएक। एक शब्द और होता है धड़ाधड़, ठीक है। समास में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, और ये वहां विग्रह होता है धड़ के बाद धड़, और इसका मतलब तेज से ही होता है। किससे होता है, तेज। धड़ाधड़ का मतलब क्या होता है, तेज गति से। अब ये पर्यायवाची है भाई, भाई ये क्रिया है, ये या तो धीरे होगी या क्या होगी, तेज होगी। अब तेज के इसमें पर्यायवाची आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो धड़ाधड़ शब्द है ना, समास में पूछा जाता है इसमें, ठीक है। अव्ययी भाव समास होता है, धड़ाधड़ में सुना हो तो आपने, और इसका विग्रह होता है धड़ के बाद धड़, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि धड़ाधड़ का मतलब होता है तेज गति से। देखो पहले एक कविता चलती थी छोटे क्लासों में, धड़ 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 धड़ाधड़, है ना। एक लोहार की कविता थी। किसकी कविता थी, लोहार। वो लोहार जब अपने लोहे को अग्नि में गर्म करता है तो एक तो पकड़ता है, दूसरा उसमें क्या मारता है, चोट। तो वो लोहा ठंडा नहीं हो जाए इसलिए वो उसे कहता है कि धड़ाधड़, यानी इसमें क्या है, जल्दी जल्दी मारना है। तो धड़ाधड़ भी एक क्या है बताओ, अव्यय शब्द है। कैसा है, अव्यय, ठीक है। तो बिल्कुल रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या बताया जाएगा कि आपको रीति किस प्रकार करनी है, आपको रीति क्या किस प्रकार करनी, ठीक है। तो अच्छी तरह, अचानक, चुपचाप, धीरे, तेज, ये सभी किसके उदाहरण हैं, इत्यादि लिख दो। यानी ये सभी किसके उदाहरण है बताओ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। किसके उदाहरण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के, इत्यादि।
एग्जाम्पल लिखो, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, बालक धीरे चलता है, सोहन अचानक आ गया। मैं उसे भली भांति जानता हूं। मात्रा छोटी लगा दो उधर भी, है ना। मैं उसे क्या भली भांति जानता हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जो शब्द आएंगे उन्हें हम किस में लेंगे भाई, बिल्कुल रीतिवाचक में लेंगे। कैसे लेंगे, रीतिवाचक में, ठीक है। तो देखो अब इसकी पहचान कैसे करनी है, तो पहचान के लिए आपको क्या लिखना है, देखो यहां लिखो, यदि लिखो क्रिया शब्द के साथ क्या लगाकर प्रश्न करके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। रीतिवाचक क्या क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। तो बताओ, स्थान में तो क्या लगाया था, कहां, समय में क्या लगाया था, कब, और रीतिवाचक में क्या लगाएंगे, क्या नहीं कैसे। हाँ, क्या तो हो चुका है, क्या नहीं क्या लगाएंगे, कैसे। कैसे लगाकर प्रश्न करके, है ना, किसका पता लगाया जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। तो क्या लगाना है यहां, कैसे, ठीक है। तो बताओ कैसे दौड़ता है, तो उत्तर क्या होगा बताओ, तेज। कैसे चलता है, धीरे। कैसे आ गया, अचानक। कैसे जानता है, हूं भली भांति। तो ये कैसे के उत्तर हैं, ठीक है। क्या नहीं क्या लगाना है हमें, कैसे। तो कैसे लगाकर प्रश्न करके किसका पता लगाया जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है, ठीक है। चलो नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो लिखो, जो शब्द क्रिया शब्दों के मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखो, क्रिया को नापा तोला तो जाएगा ही नहीं कि क्रिया साहब तोल के करनी है।
या तो क्रिया कम होगी या फिर क्या होगी बताओ, ज्यादा। क्रिया के लिए दो ही मात्रा, यानी क्रिया की मात्रा या तो हम क्रिया करेंगे कम और या फिर क्रिया करेंगे क्या बताओ, ज्यादा। दो ही शब्द आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे। तो यानी एग्जाम्पल लिखना है, जैसे अधिक। अब ये अधिक जो है इसके पर्यायवाची आ सकते हैं। अधिक को हम क्या कह देंगे, ज्यादा कह देंगे, बहुत कह देंगे, है ना। क्या कह देंगे, बहुत। भाई अधिक है, अधिक को अधिक तो है, इसे कुछ शब्दों के साथ ज्यादा कह सकते हैं, है ना, बहुत कह सकते हैं, खूब कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, अत्यंत कह सकते हैं। अत्यंत का मतलब भी क्या होता है, ज्यादा। तो ये तो हो गए अधिक के। अब दूसरा शब्द मैंने बताया था कम। अब कम के क्या पर्यायवाची होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। कम का क्या हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, जरा हो सकता है, जरा, है ना। जरा का मतलब भी क्या होता है, कम। किंचित हो सकता है, तनिक हो सकता है ना, किंचित। और क्या बताओ, तनिक। ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा किसमें, परिमाण में, इत्यादि। ठीक है, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किसमें होगा, परिमाण में। और भी इनके पर्यायवाची आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है कि ये परिमाण को, यानी मैंने कहा था शब्द तो दो ही है, या तो क्रिया कम होगी या फिर क्या होगी, ज्यादा। लेकिन हिंदी है, इसमें कम ज्यादा या उसके हिसाब से कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल या तो कम या अधिक, इनके पर्यायवाची आपको इसमें मिलेंगे क्रिया में, क्योंकि क्रिया को मैंने कहा या तो क्रिया कम करो या फिर क्या बताओ, ज्यादा करो। ऐसे तो है नहीं, क्रिया को हम कोई नाप तोल के भाई कितना ग्राम करनी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ज्यादातर यहां कम या ज्यादा के ही पर्यायवाची आएंगे, कम या ज्यादा, है ना। जैसे गीता बहुत पढ़ती है। अब बहुत का मतलब क्या, ज्यादा ही पढ़ती है, इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, बहुत का, है ना। जरा मुस्कुराओ, ये लो साहब, क्या लिख दिया, जरा मुस्कुराना क्रिया है, तो कितना मुस्कुराना है, कम। बस फोटो कहते हैं ना, जरा थोड़ा ही मुस्कुराना है, अच्छा लगता है, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर। ज्यादा लाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लेगा। रस पढ़ाएंगे जब बताएंगे ना, हास्य के भी 8 भेद होते हैं, तो जो स्मित है, ठीक है, वो सबसे अच्छा लगता है कि हल्का सा चेहरे पर क्या है बताओ, हाँ, यानी जो हमारा होठ है उन पे हल्की सी मुस्कान होती है, तो वो हास्य बड़ा क्या लगता है, सुंदर लगता है। तो जरा मुस्कुराओ, गीता बहुत पढ़ती है ना। सोहन अधिक बोलता है, सोहन क्या अधिक बोलता है। तो इस तरह से ये क्रिया की मात्रा को बताते हैं, क्या बताते हैं, मात्रा को। अब बताओ, हमने स्थान के साथ तो क्या लगाया था बताओ, कहां। समय के साथ क्या लगाया था, कब। रीति के साथ क्या लगाया था, कैसे। तो यहां आपको पहचान में आप लिखोगे कि क्रिया शब्दों के साथ, किसके साथ, क्रिया शब्दों के साथ कितना लगाकर, कितना लगाकर प्रश्न करके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। परिमाणवाचक क्या, क्रिया विशेषण का पता लगाया जाता है। यानी किसका उत्तर मिलना चाहिए, कितना लगाया जाता है। अब बताओ, कितना पढ़ती है, तो क्या उत्तर होगा आपका, बहुत पढ़ती है। कितना मुस्कुराना है, जरा। कितना बोलता है, अधिक। ठीक है ना। तो यानी कितने के जो उत्तर आएंगे वो किसको बताएंगे बताओ, परिमाण को। किसको बताएंगे, परिमाण को। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या बताओ, बिल्कुल पहला, क्रिया विशेषण क्या, अव्यय। और जो क्रिया विशेषण अव्यय है उसके कितने भेद हो गए भाई, 4। बताओ पहला कौन सा था, स्थानवाचक,
दूसरा कौन सा था? कालवाचक। और तीसरा कौन सा था बताओ? रीतिवाचक। और चौथा क्या है बताओ? परिमाणवाचक। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा कौन सा अव्यय बताओ? एक तो हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखो, समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं। यानी किसका बताओ? जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो दो, किसको बताओ? शब्दों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो लिखो कि जो शब्द दो पदों, यानी शब्द की जगह पद हो जाएंगे, जुड़ रहे हैं, दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसके भेद पढ़ेंगे आपको, है ना? तो लिखो समुच्चय बोधक अव्यय के, समुच्चय बोधक अव्यय के 5 भेद होते हैं। इतना कोई गंभीर नहीं है, जैसा जिसका अर्थ होगा वही उसका क्या होगा बताओ? भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5। तो ये तो समझ गए होंगे समुच्चय बोधक अव्यय कैसे कहते हैं? जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। मोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है। ठीक है, मोहन पढ़ रहा है परंतु सोहन खेल रहा है। तो परंतु और ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। मोहन और सोहन बाजार जा रहे हैं, तो और किसको जोड़ रहा है बताओ? मोहन और सोहन को। तो ये दो पदों को भी जोड़ सकता है और दो उपवाक्यों को भी जोड़ सकता है। तो दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को हम क्या कह देते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं भाई? 5। कितने भेद होते हैं? 5। तो इसमें पहला लिखो आप संयोजक। क्या? संयोजक। ये यानी जोड़ने का ही काम करता है, इसलिए इसे क्या कह दिया? ऊपर भी जोड़ने वाले ही हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इनको हमने कितने अलग अलग भागों में बांट दिए। तो संयोजक का मतलब क्या होगा? हाँ, जोड़ने का कार्य करने वाला, है ना? क्या कहलाएगा बताओ? संयोजक। तो लिखो दो शब्दों अथवा दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जोड़ने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। संयोजक कहलाते हैं। होते तो ये सारे ही जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो जोड़ने के साथ साथ और अर्थ देंगे, वो समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उन्हें हम क्या कह देते हैं? संयोजक। इसमें आपको 3 याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे और, तथा और एवं। ये 3 जो अव्यय हैं ये केवल और केवल क्या बताओ? जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए किस में आएंगे? ये संयोजक में। किस में आएंगे?
संयोजक में। तो संयोजक में क्या रखना है आपको, और, तथा, एवं, या हम अथवा भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तथा से ही क्या बना है, अथवा। और, तथा, एवं, अथवा, ये केवल किसका काम करते हैं, ये अथवा नहीं आएगा, तीन ही है, और, तथा, एवं, ये तीनों किसका काम करते हैं, जोड़ने का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखोगे कि ये जोड़ने का काम करते हैं, कि मोहन और सोहन पढ़ रहे हैं, तो ये और शब्द इन दो पदों को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संयोजक। अब मैं कहूं कि मोहन पढ़ रहा है और सोहना खाना बना रहा है। अब देखो, अब वो यहां भी और है, यहां भी, ये तो दो पदों को जोड़ने का काम करता है, ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का। अब ध्यान रखाओ, अगर मैं यहां और की जगह तथा लिख दूं कि मोहन तथा सोहन पढ़ रहे हैं, तो भी यही बात है। अगर तथा की जगह मैं क्या लिख दूं, एवं लिख दूं, तो क्या होगा, मोहन एवं सोहन क्या पढ़ रहे हैं। अथवा लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, मोहन अथवा सोहन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, तीन ही आएंगे इसमें, और, तथा, एवं, और, तथा, एवं। अर्थात अगर ये संयोजक हैं तीनों, तो कोई सा की जगह किसी का भी प्रयोग कर दो, वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि हम दूसरे समुच्चय रखेंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। इसलिए तीनों एक जैसे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, संयोजक। क्या कहेंगे, संयोजक। किस किस को याद रखना है, और, तथा, एवं को। ये तीन किसका काम करते हैं, जोड़ने का, इसलिए क्या हो गए, संयोजक। ठीक है, नंबर 2, भेद नंबर 2 लिखना है। इसमें आपको लिखना है नंबर 2 में विभाजक। क्या लिखना है, विभाजक। तो इसमें लिखो विभाजन का कार्य करने वाले अवयव विभाजक कहलाते हैं। इतना ही ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, विभाजक क्या कहलाते हैं। इसमें लिखना है हमें या अथवा, यानी या फिर क्या बताओ, अथवा। ये दोनों विभाजन का काम करते हैं, या तो या फिर क्या बताओ, अथवा। या अथवा, ये किसका काम करते हैं, विभाजन का। किसका काम करते हैं, विभाजन का। हाँ, राम या श्याम में से एक आएगा। तो देखो, और होता तो दोनों होते, अब या तो राम या फिर क्या, श्याम, दोनों को अलग अलग कर दिया। परीक्षा में देखो, और आए तो दोनों करने, ऐसे जानो तो अथवा आए तो चाहे तो ये करो चाहे ये करो। तो ये विभाजक का काम करता है। किसका, विभाजक का काम करता है। चाहे या लिख दो चाहे अथवा लिख दो, कोई फर्क इसमें अंतर नहीं आएगा, है ना। मैंने लिखा संज्ञा अथवा सर्वनाम पढ़ना है, तो भाई अब इनमें से एक, या तो संज्ञा पढ़ो या फिर क्या, सर्वनाम, है ना। हाँ, एक मैंने वाक्य लिखा, आप बात कर लो या पढ़ लो। तो अब ये मैंने क्या बताओ, जोड़ दिए ना, या तो आप बात कर लो या फिर क्या है, पढ़ लो। तो कहने का मतलब है अलग अलग काम हो गए, एक वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य जोड़ दिया, या तो बात कर लो
बात कर लो या घर चले जाइए, ठीक है। तो इस तरह से ये यानी विभाजन का काम करते हैं। किसका काम? विभाजन का काम करते हैं, ठीक है। और देखो, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, तो कहने का मतलब है दो में से कोई एक, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं? विभाजक। कौन आते बताओ? या और अथवा। रट लो ना, या और अथवा कैसा काम करते हैं? विभाजन का। तो ये क्या हो गए? विभाजक, ठीक है। तो विभाजन का काम करने वाले क्या हो जाते हैं? विभाजक। तीसरा लिखो परिणामवाचक। तीसरा क्या है? परिणामवाचक। बीच में ब्लैक कहां से आ जाता है? अगला जो हमारा अवयव है उसका नाम क्या है बताओ? परिणामवाचक। तो कहने का मतलब यह है कि परिणाम का मतलब यह है कि जो दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच परिणाम को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? परिणामवाचक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव तो है, ज्यादा रामायण की जरूरत भी नहीं है। ये परिणाम हुआ, और परिणाम को जो दर्शाने वाले हैं वो हैं अतः एवं इसलिए। एक तो अतः, एक क्या है बताओ? इसलिए। ये परिणाम को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? परिणाम को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कल रविवार है अतः अवकाश रहेगा। अर्थात परिणाम है कि रविवार है तो उसका क्या परिणाम निकलेगा कि कल क्या रहेगा? अवकाश रहेगा। क्या रहेगा? अवकाश। हां, मैं अंग्रेजी विषय में कमजोर हूं, इसलिए आप मेरी मदद करें। तो परिणाम को दर्शाते हैं तो आपको दो शब्द याद रखने, अतः और क्या बताओ? इसलिए। ये वाक्य के अर्थ पर है कि इसमें परिणाम का बोध हो रहा है कि ये केवल जोड़ने का ही काम करते हैं, कि ये विभाजक का काम करते हैं। इस तरह से वो आपको क्या रखने भाई? याद रखने हैं, ठीक है। नंबर 4, यानी 3 भेद तो पढ़ लिए, चौथा भेद हमें पढ़ना है विरोध मूलक। क्या? विरोध मूलक। मूलक कह दो चाहे वाचक कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, तो यानी जो शब्द दो वाक्यों के बीच विरोध का भाव प्रकट करते हैं,
उन्हें विरोध मूलक अव्यय कहते हैं। इसमें आएगा पर, परंतु, किंतु। क्या आएंगे? पर, परंतु, किंतु। और आप भी जानते हो जब कोई ज्यादा किंतु परंतु करता है ना तो हमें भी गुस्सा आता है, ज्यादा किंतु परंतु मत कर। इसका मतलब ये किसमें है? विरोध में। देखो एक वाक्य में आपको बोलूं कि मोहन पढ़ रहा है और सोहन सो रहा है, ये केवल संयोजक है। क्या है ये? संयोजक। लेकिन उसी वाक्य को मैंने ये कह दिया कि मोहन पढ़ रहा है किंतु सोहन क्या बताओ? सो रहा है। इसका मतलब है इसमें विरोध का भाव आ गया। किसका भाव आ गया? विरोध का, कि वो तो पढ़ रहा है और वो क्या? सो रहा है। तो बिल्कुल किंतु परंतु, ठीक है। पर, लेकिन, ये जो शब्द हैं वो किसको दर्शाते हैं? विरोध को। इसलिए किस में आ जाते हैं? ये विरोध मूलक में। किस में आ जाते हैं? विरोध मूलक। जैसे वह आया किंतु रुका नहीं, तो इसका मतलब हम विरोध कर रहे हैं कि उसे रुकना चाहिए था, है ना। हाँ, मोहन पढ़ रहा है परंतु सोहन सो रहा है, इसका मतलब है उसे भी पढ़ना चाहिए था। तो पर, परंतु, किंतु ये किसको प्रकट करते हैं? विरोध को। और लास्ट अपना पांचवा भेद और है एक, हेतुवाचक। क्या है? हेतुवाचक। हेतु का मतलब जानते हो क्या? कारण। साहित्य में पढ़ते हैं काव्य के हेतु, काव्य के लिखने के कारण। तो हेतु का मतलब क्या है बताओ? कारण। यह शब्द को याद करना, हेतु, हेतु शब्द का अर्थ क्या है बताओ? कारण। ठीक है, तो लिखो दो वाक्यों के बीच मध्य कारण का बोध कराने वाले अव्यय हेतु कहलाते हैं। है सब जोड़ने का काम ही करते हैं दो वाक्यों को, लेकिन ये कारण को स्पष्ट करेंगे। तो इसमें आएगा ताकि, क्योंकि, इसलिए। भाव देख लेना, इसलिए मैंने ऊपर ही पढ़ाया था, लेकिन यहां अलग भाव निकलेगा। ठीक है, यहां कारण को स्पष्ट होगा। किसका होगा? कारण स्पष्ट होगा। ठीक है, ताकि, क्योंकि और क्या बताओ? इसलिए। हाँ, अब लिखो उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए असफल हो गया। इसलिए क्या हो गया? असफल हो गया। तो ये कारण बता रहा है कि असफल क्यों हो गया? क्योंकि उसने क्या? पढ़ाई नहीं की। क्या नहीं की? पढ़ाई नहीं की। समय पर पहुंच जाना ताकि गाड़ी मिल जाए, तो परिणाम यही निकल रहा है कि समय पे पहुंच जाओगे। सॉरी, कारण यह है कि समय पे पहुंचोगे तो गाड़ी मिलेगी, नहीं तो क्या? नहीं मिलेगी। हाँ, एक और लिख लो, मैं फिल्म देखने नहीं गया क्योंकि, अब ये दो को जोड़ने का काम कर रहा है लेकिन कारण सहित, क्योंकि ऐसी फिल्म मुझे पसंद नहीं।
क्योंकि ऐसी फिल्म मुझे पसंद नहीं है। तो ये कारण बता रहा है कि क्यों नहीं गया फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उसे फिल्म पसंद नहीं है। कारण है समय पहुंच जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी, पढ़ाई नहीं की इसलिए क्या है बताओ फेल हो गया। तो हेतु का मतलब होता है कारण। तो ये हमारे दो भेद हो गए। नेक्स्ट दो भेद बढ़ते हैं वो अगली क्लास में। वैसे प्रश्न जो है वो इन दो से ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक हैं, भले उनके भेद ज्यादा हो लेकिन जैसा वो अर्थ देते हैं वैसा ही उनका नाम है। तो वो अपन पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।